हेलो दोस्तों, आर्ट गाइड के इस नेक्स्ट एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। और ये जो वीडियो है ये एक्चुअल में एक पार्ट 2 वीडियो है, जिसका पार्ट 1 वीडियो हमने पिछली बार किया था। और हमारे गेस्ट है आज के विक्रांत छितोड़े सर। सर आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी है, तो वो उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि वो क्या काम करते हैं और क्या है ये आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, और ये सब बातें इस वीडियो में होने वाली है। हेलो सर, आपका स्वागत है आज के ये पार्ट 2 वीडियो में। नमस्ते जयेश। नमस्ते सर। सो लेट्स स्टार्ट। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और पहला जो क्वेश्चन है, एक बेसिक क्वेश्चन है। आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए आप एज अ सेक्रेटरी काम कर रहे हो, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। थैंक यू जयेश। आप सभी का स्वागत है अपने पार्ट 2 की इस वीडियो में। और पिछले बार जयेश ने एक जनरल एक टॉक हमने की थी जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की थी। और बहुत सारे प्रश्न जयेश को और काफ़ी कलाकारों को होते हैं हमारे जो भी कला संस्थाएं हैं उसके बारे में। सो आई थिंक आज का एपिसोड काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है इन टर्म्स ऑफ नोइंग द आर्ट ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब हमारे जो कला संस्थाएं हैं वो एक्चुअली क्या है, उनका दायित्व क्या है और हमारा उनके प्रति दायित्व क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा परिचय दूंगा कि संस्था क्या है, संस्था कैसे चलती है, और संस्था क्या क्या कार्यक्रम करती है, कलाकारों को इसके बारे में क्या क्या उनकी भी जिम्मेदारी होती है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं अंदर, क्योंकि एज अ स्टूडेंट और एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं ऐसी संस्थाओं से। बट एक्चुअली संस्थाएं कैसे चलती हैं इसके ऊपर से हमें सारी उनकी कार्यप्रणाली दिखाई देती है, बट अंदर से जो भी कमेटी होते हैं, जो भी सदस्य होते हैं, जो भी कार्यकारिणी पर काम करते हैं, वो लोग किस तरीके से इसमें काम करते हैं, उनका कैसे सहभाग होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये कार्यकारिणी कोई अलग नहीं होती है। आई थिंक ये सब हम सारे कलाकार ही हैं। सो मैं भी एक कलाकार हूँ और हमारे भी सारे दोस्त जो काम कर रहे हैं वो सारे कलाकार ही हैं। तो इस संस्था के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा ही, बट सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपको इस संस्था का एक छोटा परिचय करा के दूं। सो द आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये हमारी भारत की सबसे पुरानी तो नहीं कह सकते हैं, बट वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट सोसाइटी है, आर्ट संस्था है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1918 को, मतलब स्वतंत्रता पूर्व, हमारे भारतीय कलाकारों के लिए, भारतीय कला को प्रमोट करने के लिए भारतीय कलाकारों ने इस संस्था की स्थापना की थी। क्योंकि स्वतंत्रता के पहले कलाकारों के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, खुद का प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे वो अपनी कला प्रदर्शित कर सकें। तो 1918 में जो भी हमारे ओल्ड मास्टर्स थे, इंडियन ओल्ड मास्टर्स, जैसे मैं आपको कुछ नाम लेना चाहूँगा: एस.एल. हल्दणकर, एम.के. परांडेकर, श्री बी.वी. तालीम, एम.ए. जोशी, वी.पी. करमरकर, वी.ए. माड़ी, ऐसे दिग्गज कलाकार जो उस वक्त थे। मतलब हमने उनके सिर्फ काम देखे हैं और उनके काम के बारे में सुना है, बट एक्चुअली इनका ये सिर्फ एक कलाकार ही नहीं थे, बल्कि उनका कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने ये आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया संस्था की स्थापना की। और ये संस्था स्थापित करके काफ़ी कलाकारों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, जहाँ पे कलाकार अपने काम प्रदर्शित कर सकें, एक साथ मिलकर काम कर सकें, जिसमें काफ़ी स्टडी टूर्स हुआ करती हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, टॉक्स होते हैं। तो ऐसी एक परंपरा वहाँ से खुद की भारत की हमने शुरू की। उसके पहले बॉम्बे आर्ट सोसाइटी भी उसके पहले ही स्थापना हुई थी, जो आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से भी काफ़ी पुरानी है। तो ये दो संस्थाएं हैं जो भारत की सबसे पुरानी संस्थाएं हैं, जिसको काफ़ी प्रेस्टिजियस माना जाता है, क्योंकि इन संस्थाओं में काफ़ी दिग्गज कलाकारों का सहभाग हुआ है। इसलिए इन कलाकारों का एक अपना स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारी भारतीय कला संस्थाएं भारतीय कला का प्रतिनिधित्व करती हैं। सो हमारी कला का एक स्टैंडर्ड उस लेवल पे लेके जाने की जो जिम्मेदारी है वो इन कला संस्थाओं की है। सो आप देख सकते हैं कि हर साल जो भी हमारे प्रदर्शन होते हैं वो वन ऑफ द बेस्ट एग्जीबिशंस होते हैं, जिसमें पूरे भारत से
कलाकार और विद्यार्थी अपनी बेस्ट आर्ट वर्क्स भेजते हैं, और इसलिए और जहांगीर आर्ट गैलरी में ये हमारा एनुअल शो होता है, और हम हर साल देखते हैं कि जो भी सबसे बड़े कलेक्टर्स, आर्ट कलेक्टर्स होते हैं या मीडिया होती है, वो इन एग्जीबिशन को बहुत अच्छे तरीके से कवर करती है, जिसका काफ़ी वेट होता है। साल में ये एक सबसे बड़ा प्रदर्शन होता है। इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके बारे में हम आगे बात ही करेंगे। 103 सालों से ये परंपरा चली आ रही है। तो इसमें ये संस्था कलाकारों द्वारा कलाकारों के प्रमोशन के लिए, भारतीय कला का भी प्रमोशन करने के लिए ये संस्था इस तरीके से बनी हुई है। मुझे लगता है ये जो इन्फॉर्मेशन सर ने बताई, काफ़ी कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। ये वीडियो बनाने का मेन मोटो वही है कि जो ये संस्था काम करती है तो उसके बारे में सब कुछ लोगों तक पहुँचे ना, एफर्ट्स लिए जाते हैं इसके बारे में लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती नहीं है, और बहुत सारे बातों को डील करना पड़ता है जब काम करते हैं इसके अंदर। तो वो सब आज हम जानेंगे। इसी के साथ अगला सवाल अभी हम सर के साथ डिस्कस करते हैं। सर, आप कितने सालों से आर्ट सोसाइटी के साथ जुड़े हो और आपने इसमें क्या क्या एक्टिविटीज की है, तो इसके बारे में थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए। इसके पहले कि मैं ये बताऊं कि मैं कब से जुड़ा हूं, मैं और हमारे कमेटी के जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनका पहले मैं नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि आर्ट सोसाइटी किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि एक पूरे कार्यकारिणी से चलती है, जिसमें काफ़ी सीनियर लोग भी होते हैं और जूनियर लोग भी होते हैं। तो दोनों मिलकर ये जो संस्था है इस पे काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे अध्यक्ष श्री वासुदेव कामत जी, जिनका नाम आप सभी को पता है, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग ये काम कर पाते हैं, क्योंकि मुझ जैसे कलाकार को ये सब संभालना, कलाकार इतने स्मार्ट नहीं होते कि वो ये सब पूरा मैनेजमेंट कर सके। तो मैं इसका पूरा जो क्या कहते हैं श्रेय श्री कामत सर को देना चाहूँगा, क्योंकि ये श्रेय मेरे पास आ गया, क्योंकि कोई भी कलाकार ये नहीं चाहेगा कि वो अपना खुद का काम छोड़ के संस्था के लिए उसका पूरा वक्त, उसका टाइम और टाइम देने बहुत मुश्किल होता है। सो हमारी कमेटी में श्री रविदेव सर, हमारे उपाध्यक्ष श्री प्रकाश घाड़गे सर, हमारे चेयरमैन श्री किशोर नादावड़ेकर, जॉइंट सेक्रेटरी हैं विवेक प्रभु केवस्कर हैं, संतोष पेडनेकर हमारे ट्रेजरर हैं, कैलास अन्याल, उदय पसुले देसाई, मिसेस साधना बाउलकर, उडल हिरेमठ और अनेक कलाकार हैं जो हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं। और ये पूरा एक टीम वर्क है। अगर ये टीम एक साथ एक विचार से काम नहीं करेगी तो संस्था चलाना बहुत मुश्किल होता है। और इसमें सिर्फ यही नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ कुछ लोगों के नाम लिए हैं जो अभी फिलहाल की कार्यकारिणी पे काम कर रहे हैं, बट मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि 103 साल पुरानी संस्था का जो उत्तरदायित्व है हम लोगों को मिला है, क्योंकि इतना आसान नहीं है कलाकारों को एक साथ जुड़े रखना, वो भी इतने सालों तक। यस। तो इसमें उन सारे लोगों का क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन है जिन्होंने पहले से लेके आज तक इस संस्था के ऊपर काम किया है। तो मैं उन सभी को सादर प्रणाम और धन्यवाद कहूँगा। इस संस्था से कब जुड़ा, अभी संस्था ये कैसी है, द आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये संस्था मुझे, हम कहते हैं ना, एक वटवृक्ष के जैसे है। एक वटवृक्ष है, सबसे पुराना वटवृक्ष है, जिसके नीचे हम सारे कलाकार बैठ के कला की साधना करते हैं। ये वटवृक्ष हमें उस छांव में हमारी कला को बढ़ाने के लिए बहुत सपोर्ट या आशीर्वाद देता है, हम ऐसे कह सकते हैं। सो मेरा द आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ जो पहला संबंध हुआ मेरे कॉलेज से ही। मैं जब विद्यार्थी था आर्ट स्कूल में, तभी से मैंने आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ज्वाइन की थी, क्योंकि उस समय ऐसे जब आप विद्यार्थी होते हैं तो आपको सीखने की बहुत जिज्ञासा होती है। आपको ऐसा लगता है कि मैं कितना स्केचिंग करूँ, मैं कितना पोर्ट्रेट करूँ, कहाँ से सीखूँ, कैसे सीखूँ, तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो उस समय आई थिंक द आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये एक ही ऐसी संस्था थी, इनफैक्ट आज भी,
जो अपने स्टूडियो में लाइव मॉडल अरेंज करते हैं, स्टडी टूर्स होती हैं, स्टिल लाइफ के भी सेशंस होते हैं, न्यूज सेशंस होते हैं। पूरे, मुझे नहीं लगता कि पूरे भारत में लाइव न्यूज सेशंस कहीं होते हाँ, होंगे, यस यस। बट बहुत कम है। ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो कॉलेज में सिर्फ काम सीखने के लिए, लाइव स्टडी करने के लिए आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो स्टूडियो है, वहाँ पे सारे विद्यार्थी आके काम करते थे। और तब हमारे गायत्री मेहता जी उस वक्त सेक्रेटरी थी, तो उनके मार्गदर्शन में भी काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला। और तभी से क्योंकि एक मार्गदर्शन था उस संस्था का, उस संस्था में सिर्फ विद्यार्थी नहीं तो सब अच्छे अच्छे कलाकार भी जुड़े हुए थे। जैसे कामत सर जी हो गए, विजय आश्रेकर सर हो गए, बहुत, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं, बट बहुत अच्छे अच्छे कलाकार सब एक साथ मिलके काम करते थे। तो उनका काम देख देख के हमें बहुत सीखने को मिलता था। एक आप जब कोई अच्छा काम देखते हो तो आपको समझ में आता है कि हाँ, ये इस काम का कुछ स्टैंडर्ड है, इस काम का कुछ लेवल है और हमें उस लेवल तक जाना है। और मैं हमेशा यही कहूँगा कि किसी को भी अगर आपके काम में इम्प्रूवमेंट करना है तो हमेशा ग्रुप में काम करना बहुत ज़रूरी है, संस्था के साथ जुड़े रहना, क्योंकि संस्था एक फैमिली की तरह है। जिस फैमिली में सारे मेंबर्स एक साथ मिलके काम करते हैं, आप एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे कार्यक्रम हुआ करते थे, स्टडी टूर्स। अभी स्टडी टूर्स लैंडस्केप के लिए मैं भी जाता था। मैं तो कॉलेज में रोज़ एक लैंडस्केप ज़रूर किया करता था अकेले जाके। बट जब स्टडी टूर में आप एक साथ जाते हो तब आप 50 लोगों का काम देखते हो। तो आप 50 लोगों में से कुछ लोगों का काम अच्छा होता है तो आप अच्छा काम देख के भी सीखते हो, उसमें से कुछ लोगों का काम शायद खराब भी होता है, बट हाँ। उससे भी हम सीखते हैं कि गलती कौन सी नहीं करनी चाहिए। सो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम ऐसी संस्थाओं से सीखते हैं, जो हमारे लिए ऐसे कार्यक्रम बनाती हैं। तो एक तो वो समय था जब मैं विद्यार्थी था और आज मैं एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ और आज मैं उस जगह पे आया हूँ। मतलब जिस संस्था से मैं सीख रहा था, अब उस संस्था का उत्तरदायित्व मुझ पे आ गया है, तो और वो मैं संभालने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत अभिमान की और बहुत गर्व की बात है। अच्छी चीज़ मानता हूँ कि मुझे इसकी संधि मिली। और मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी के पद के ऊपर मैं कभी कुछ काम करने की मुझे संधि मिलेगी। इस पे एक छोटी सी घटना है कि मैं सेक्रेटरी कैसे, कॉलेज से तो मैं जुड़ा हुआ था ही, और हर साल हम लोग स्टडी टूर, स्केचिंग, लाइव पेंटिंग, एग्जीबिशंस, ऐसे सारे कार्यक्रम में हम लोग सहभाग लेते थे। और हर 3 साल के बाद ये जो कमेटी है ये चेंज होते रहती है। तो कभी कभी एक ही कमेटी काफ़ी सालों तक भी रहती है। सो एक समय ऐसा आया कि मुझे उस कमेटी में आने के लिए विनंती की गई, रिक्वेस्ट की। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे पास मुझे टाइम नहीं है, क्योंकि इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग थिंग। अगर आपको किसी संस्था के लिए काम करना है तो आपको आपका काम छोड़ के वो काम करना पड़ता है। तो इसका इलेक्शन होता है, मतलब हमारी एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है, 3 साल में एक बार इलेक्शन होता है। उस इलेक्शन में आपको आपका नाम देना पड़ता है। तो मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि हर साल मैं वोट देने के लिए जाता था, लेकिन आई थिंक 3 साल पहले जो हमारी पुरानी कमेटी के मेंबर थे, डॉक्टर नेने सर, आनंद महाजनी और ऐसे हमारे काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट थे जिन्होंने उन्होंने उनके कार्यकाल में काफ़ी काम किया। और नई कमेटी लाने के लिए मुझे और भी किशोर जी हैं, ऐसे काफ़ी लोगों की एक नई कमेटी उन्होंने बोली और मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप भी कमेटी में आइए। तो मैंने बोला कि सर मैं तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। आज मैं जिस तरीके से आपके सामने बोल रहा हूँ, इतना मैं नहीं बोल सकता था पहले, लेकिन ये सारी चीज़ें समय के साथ साथ आप सीख जाते हैं। तो इलेक्शन था और मैं बिल्कुल डरा हुआ था कि नहीं मुझे तो नहीं करना है। और लकीली क्या हुआ कि जिस दिन इलेक्शन था उसी दिन मुझे कहीं और एक आर्ट रेसिडेंसी के लिए, कैंप के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मैं बहुत खुश हो गया, चलो जान छूटी, अभी इलेक्शन में मैं जाऊंगा ही नहीं तो मैं आऊँगा ही नहीं। सो मैं बहुत खुश था और फिर मैं चला गया कैंप के लिए।
तो वो कर्नाटक में हमारा चित्रकला परिषद का कैंप था, हम लोग वहाँ पे काम कर रहे थे और आखिरी दिन था और शाम को फ़ोन आया, तो मुझे सबके कॉन्ग्रेचुलेशन के फ़ोन आने लगे। मैंने बोला क्या हुआ? नहीं आप जीत गए इलेक्शन में। मैंने बोला मैं तो इलेक्शन में था ही नहीं, मैं कैसे जीत गया? तो उन्होंने बोला कि आप थे नहीं लेकिन आपका नाम तो था ना। तो मैं एकदम सरप्राइज हो गया। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों ने नाम दिए थे और लकीली पता नहीं शायद लोगों की मेरे बारे में अच्छी छवि है, इसके लिए सबसे ज़्यादा वोट्स मुझे ही मिले उस पूरे इलेक्शन में। सो आई वाज सो सरप्राइज। और फिर उसके बाद जो भी सिलेक्टेड हुए उनकी एक मीटिंग हुई और मीटिंग होने के बाद डिसाइड किया जाता है कि किसको कौन सा पद दिया जाए। अच्छा। उसके बाद वो डिसाइड होता है। और फिर अभी किसको कौन सा पद देगा ये कौन डिसाइड करेगा? तो हमारे सबसे सीनियर श्री कामत सर जी को हमने ये उत्तरदायित्व दिया और उन्होंने मेरा नाम लिया कि आप सेक्रेटरी बनिए। तो मैं तो मतलब कहते हैं ना, मैं बहुत ही डर गया। मैंने बोला कि तो मुझे आना भी नहीं था कमेटी में और आने के बाद आप मुझे डायरेक्ट सेक्रेटरी बना रहे हो। मैंने बोला सर नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो सर ने बहुत अच्छी तरह से एक उत्तर दिया कि शुरू में हर चीज़ मुश्किल होती है, अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे कैसे? सही है। तो कैसे वैसे मैंने वो क्या कहते हैं सर की जो का जो निर्णय था वो मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने और बाकी सारे लोगों के क्या कहते हैं सपोर्ट की वजह से मैं शायद उस काबिल बना कि मैंने खुद को उस काबिल बनाया काम करने के लिए। और एक और चीज़ है कि हम लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि ये सोसाइटी बराबर नहीं है, वो सोसाइटी बराबर नहीं है। हम लोग हमेशा देश में भी ऐसी चर्चा करते हैं ना कि देश, हम लोग कहते हैं ना कि इसलिए भारत पीछे है। हाँ। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ठीक नहीं है, वो मंत्री ठीक नहीं है, वो मंत्री ठीक नहीं है, मुझे पॉलिटिक्स ही पसंद नहीं है। हम ऐसे करते हैं, लेकिन आप ऐसे बोल के आपकी जिम्मेदारी झटक नहीं सकते। सही। अगर आपको नहीं पसंद है तो आपको वहाँ पे होना चाहिए। सही है। अगर आप वहाँ पे हो के वो काम नहीं कर सकते तो आपको उनको भी पॉइंट आउट करने की ये नहीं है। सही है। सही नहीं है। सही। तो ये बहुत अच्छा विचार था कि हम लोग हमेशा कंप्लेंट करते हैं और अगर आपको एक जिम्मेदारी मिल रही है कि आप उसको सुधार सकें, आप उस पर काम कर सके, तो अगर आप उसको झटक देंगे तो फिर आपको वो हक नहीं कि आप किसी को नाम रखें। तो मैंने वो सोचा कि चलो इस बार मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली है कि किसी एक बड़ी संस्था के पद पे आकर अगर मैं कुछ अच्छा काम कर सकूं तो बाकी कम्युनिटी के लिए वो बहुत फायदेमंद होगा। उस वजह से मैंने वो काम शुरू किया और पिछले 3 साल से हम लोग अब इस कमेटी पे काम कर रहे हैं। और अभी हमारा कार्यकाल खत्म होने के लिए आया है और नेक्स्ट इलेक्शन शायद इस ईयर एंड में होगा। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही अच्छे कलाकार जो जिनमें वो कुछ आगे हमारे कम्युनिटी के लिए कुछ करने की इच्छा है, वो लोग प्लीज़ आगे आके हमारे संस्था में मदद करें और कार्यकारिणी पे आके, कमेटी में आकर इस संस्था को आगे लेके जाएं। बहुत ही विस्तार से सर ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। जो भी वर्क जो ये कमेटी करती है ये सब एक सोशल वर्क है, इनको कुछ इससे कोई इनकम नहीं होने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट बात काफ़ी लोगों को लगता है कि हम लोग जो कमेटी पे हैं हमें सैलरी मिलती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी कमेटी में 11 लोग हैं और 11 के 11 लोग ये जो पूरा काम है पूरा वॉलंटियरली करते हैं। ये कंप्लीट समाज सेवा है। क्योंकि संस्था कैसे चलती है? संस्था डोनेशन पे चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि डोनेशन कितने मिलते हैं आजकल और डोनेशन से हम किसको सैलरी दे सकते हैं। तो पूरी संस्था के सारे मेंबर खुद अपना टाइम निकाल के डेडिकेट करके सिर्फ संस्था के लिए बिना किसी क्या कहते हैं अपेक्षा के काम करते हैं। हाँ। और मुझे लगता है कि ये बहुत सही है, क्योंकि जब आप बिना अपेक्षा के कुछ काम करते हैं तो वो काम उतना ज्यादा प्योर होता है। तो वो भावना होनी बहुत जरूरी है। और हम हमेशा यही चेक करते हैं कि उल्टा हमें कभी कभी हमारे जेब से पैसे डालने पड़ते हैं, मतलब एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, पैसे भी डालने पड़ते हैं। हम जो भी डोनेशन कलेक्ट करते हैं या जो भी निधि हम लोग जमा करते हैं, तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि उसमें से 1 रुपया भी हमारे जेब में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल नहीं आना चाहिए।
तो ये हमारी हमेशा जिम्मेदारी होती है। तो वो उसकी वजह से हमारे काम के प्रति जो निष्ठा है वो बहुत ही अच्छी है। तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप प्लीज़ किसी को भी पहले नाम रखने से पहले, किसी को भी दोष देने के पहले कि ये संस्था, मैंने बहुत लोगों को सुना है कि अगर संस्था में से कुछ भी थोड़ा सा भी गलती हो जाती है तो तुरंत हम उनकी निंदा करना शुरू कर देते हैं। अरे ये सोसाइटी ऐसी है, या ये लोग ऐसे काम करते हैं, एग्जीबिशन में ये बराबर नहीं हुआ, वो बराबर नहीं हुआ। देखिए, सब लोग अपना टाइम निकाल के और पूरे लगन से काम कर रहे हैं। थोड़ी बहुत अगर चीज़ें यहाँ वहाँ आपके मन के, क्या होता है, काम सभी अच्छे ही होते हैं, लेकिन कहते हैं सबके अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होते हैं। तो सबकी एक्सपेक्टेशन अचीव करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। सही है। लेकिन संस्था पूरे मन से ये पूरे काम करती है। और हम लोग मेंबरशिप के लिए भी सबको जब बोलते हैं कि आप मेंबरशिप लीजिए, या फिर आप हमारा जो एनुअल कैटलॉग होता है उसके लिए आप ऐड दीजिए, तो हम जब निधि कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो इसमें बहुत अच्छे अनुभव भी हैं, बहुत बुरे अनुभव भी हैं। अच्छे अनुभव में से हमें निधि मिलता है, बुरे अनुभव में से कुछ लोगों के ऐसे भी सवाल होते हैं कि अरे इसमें से आपको कितना कमीशन मिलता है। तो जब सुनते हैं ना तो हमें बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है कि हम बहुत बिना किसी अपेक्षा के काम करने के बाद अगर लोग ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो बहुत गलत है। तो मैं आज वो चीज़, अच्छा हुआ कि जयेश आपके माध्यम से ये चीज़ आज सब लोगों के सामने क्लियर करने के लिए ग्रेट सर। अभी ये जो आपने इस सवाल का जवाब दिया, इसके बाद जो कमेटी काम कर रही है उनके प्रति हमारा रिस्पेक्ट भी बढ़ जाएगा और एक द आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के और देखने का नज़रिया भी बदल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इसी के साथ अगला सवाल, कलाकार की सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बिल्कुल, अभी जैसे कोई भी कला संस्था है तो पहली बात तो हमारे भारत में कला के प्रति काफ़ी उदासीनता होती है, आपको तो पता है। हमारे भारत में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, लेकिन कला के प्रति ज़्यादा अवेयरनेस हम लोग नहीं देखते हैं। कुछ गिने चुने संस्थाएं हैं जो जेन्युइनली इसके बारे में काम करते हैं। सो ये एक कुटुंब की तरह काम करती है। सो इस संस्था में कौन है? संस्था में कोई अलग सदस्य नहीं है, हम कलाकार ही हैं। मैं खुद कलाकार हूँ, हमारे कार्यकारिणी में जो भी हैं वो सब कलाकार हैं। सब अपने अपने पेंटिंग कला संभाल के समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देखिए, जैसे मैंने अभी बोला कि जब मैं कॉलेज में था तो मुझे सीखने के लिए मुझे ये एक संस्था मिली, मुझे ये एक वटवृक्ष मिला जिसके नीचे बैठ के मैंने बहुत कुछ सीखा, प्रैक्टिस की। वहाँ पे जो भी दिग्गज कलाकार आते थे उनसे सीखा। तो उनसे आप सीखने के बाद आप इस लेवल पे आए हो। तो इस लेवल पे आने के बाद ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी किसी और को हमारी कला शेयर करें, हम किसी को और सिखाएं। तो ये जो कला आपके पास मिली है आप लोगों में बांटिए। दूसरी चीज़, हम जिनसे ये चीज़ें सीखे हैं उसके प्रति एक कृतज्ञता हमारी होनी चाहिए, है ना। तो अगर हम किसी से सीखे हैं, अगर हम किसी, मतलब संस्था एक गुरु की तरह है, एक माँ की तरह है, एक शिक्षक की तरह है। तो जैसे हम किसी से भी कुछ सीखते हैं तो उनसे कृतज्ञता देने के लिए जैसे हम गुरु दक्षिणा देते हैं या उनके प्रति अच्छे शब्द बोलते हैं, एक रिस्पेक्ट रखते हैं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम जैसे कलाकारों की कि संस्था के प्रति आपने कृतज्ञता रखनी चाहिए। फिर आपको किस तरीके से उस संस्था में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ये आपका प्रश्न है। आप डोनेशन दे सकते हैं या आप उस संस्था में आपका श्रम भी दे सकते हैं। आप उनसे जुड़कर जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें आप सहभाग ले सकते हैं, या फिर आप कमेटी में आके काम कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, या कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जो भी संस्था की एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें आप सहभाग ले सकते हैं और उसको आप प्रमोट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा कुटुंब बढ़ते जाएगा और जितने अच्छे कलाकार, जितने अच्छे लोग इस कुटुंब से जुड़ेंगे उतनी वो संस्था बड़ी और सक्षम होते जाएगी और जिसका फ़ायदा पूरे समाज को होगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि कलाकार ने सिर्फ खुद के प्रति निष्ठा न रखते हुए पूरे सोसाइटी के प्रति निष्ठा रखना बहुत ज़रूरी है।
ग्रेट ग्रेट, काफ़ी सारे पॉइंट्स आपने इस जवाब में भी शेयर किए सर। अभी थोड़ा सा वीडियो बढ़ने वाला है, बट आप इसमें कंटिन्यू करना है, एंड तक वीडियो देखना है काफ़ी, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है ये कॉन्वर्सेशन, और मैं भी इसे एंजॉय कर रहा हूँ। काफ़ी सारी बातें मुझे भी सीखने को मिल रही है। और यूट्यूब पे वीडियो आता है तो थोड़ा सा टाइम का लिमिटेशन पड़ता है, मैं जान सकता हूँ, बट बिल्कुल। जब हमें सीखने की बात आती है तो मुझे लगता है कि हमें टाइम की ओर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट थॉट्स हमें, मुझे नहीं लगता कि इस अवेलेबल हो गए और कहीं पे हमें सुनने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और अगला क्वेश्चन ये है सर कि जनरली देखा जाता है कि आर्ट फील्ड या आर्टिस्ट, इसमें और सोसाइटी में एक बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को कम करने के लिए लोग तो में आर्ट के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आर्टिस्ट कौन सी चीजें कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, और मुझे लगता है कि ये सारे कलाकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने कला के बारे में सजगता पूरे समाज में लानी चाहिए। आनी चाहिए। और इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हमें बस अपना काम करते रहना है और लोगों के सामने लाना है। अगर आपने इतना भी किया तो भी लोगों को उसके बारे में पता चलेगा। लोगों को कला पता है, आर्ट पता है, पेंटिंग पता है। मोस्टली अगर आप देखेंगे ना कि जिस तरीके से कला की विधाएं तो बहुत सारी है, जैसे एक्टिंग हो गया, नृत्य हो गया, संगीत हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जिस तरीके से एक्टिंग या आप कहेंगे फिल्म या हो गया या डांस हो गया, इन चीज़ों को जिस तरीके से एक प्लेटफॉर्म मिलता है, या जिस तरीके से साधारण लोग उन कलाओं को देखते हैं, उस तरीके से शायद पेंटिंग को नहीं देखा जाए। क्योंकि ये जो कलाएं हैं, एक्टिंग या डांस हो गया, ये परफॉर्मिंग आर्ट है, राइट। और हम जो काम करते हैं इट्स अ विजुअल आर्ट। तो विजुअल, वहाँ पे आई थिंक ये थोड़ा सा एक गैप है कि हम वो परफॉर्म करके नहीं दिखा रहे हैं। क्योंकि सिर्फ पेंटिंग आप दिखा देंगे ना लोगों को, तो पेंटिंग होने के बाद तो लोगों को वो आसान ही लगेगा, या उनको शायद कुछ समझ में भी नहीं आएगा। हम करके दिखाएंगे कि एक पेंटिंग बनते कैसी है, उसके पीछे विचार क्या होता है, उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या होता है, उसका अभ्यास क्या होता है। जब लोगों को ये पता चलेगा तब लोगों को उसके बारे में रुचि निर्माण ज़्यादा होगी, या उसके बारे में कुतूहल निर्माण बहुत होगा। तो हम हमारी तरफ से क्या कर सकते हैं कि जैसे हम लोग स्केचिंग के लिए प्रैक्टिस करते हैं, या लैंडस्केप के लिए जाते हैं, या पोर्ट्रेट करते हैं, तो ये अगर आप लाइव जाके करेंगे, मतलब बाहर जाके आप कभी गार्डन में चले गए, कभी आउटडोर करने के लिए, पेंटिंग लैंडस्केप करने के लिए चले गए, तो जब आप पब्लिक में जाके जब काम करेंगे तो लोग आके देखेंगे। तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये कला है। और फिर क्या होता है कि मैंने देखा है काफी बार आर्टिस्ट लोग चिढ़ जाते हैं। अगर आप पब्लिक में काम करते हैं तो बहुत भीड़ हो जाती है, ऑब्वियसली कलाकार को डिस्टर्ब होता ही है, बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस वक्त आपने समाज के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना है। ऐसे नहीं कि यार मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं, भले आप काम कर रहे हैं तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन वहां तक जाए। सही है ना? तो तभी वो अवेयरनेस होगा। अगर हम ही वो दरवाजे बंद कर देंगे तो लोगों तक वो कैसे पहुंचेगा? थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, बट धीरे धीरे वो आदत हो जाती है। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे शायद आप सोसाइटी में रहते होंगे या गांव में रहते होंगे, तो वहाँ पे जो भी बच्चे हैं, देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, जितनी कम उम्र में आप कला के बारे में अवेयर करेंगे। क्योंकि अगर बच्चे को कम आयु में अगर आप बता देंगे कि चित्रकला क्या होती है, तो वो उसको बड़े होने तक याद रहेगा। सही। क्योंकि तब बच्चों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है और बच्चों को खुद उस वक्त कला में रुचि होती है। तो जितने भी बच्चे हैं आप उनको कुछ ना कुछ सिखाएं, या बच्चे जो भी पेंटिंग कर रहे हैं, क्राफ्ट कर रहे हैं, आप उनको प्रोत्साहन दीजिए। उनके चित्र को फ्रेम करके उनको उनके घर में एग्जिबिट करने के लिए आप इनकरेज करें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो और जब वो बच्चा उसके घर में लगाएगा पेंटिंग, तो उनके माँ बाप को भी बच्चे के बारे में गर्व महसूस होगा कि मेरे बच्चे ने इतना अच्छा काम करके एग्जिबिट किया, तो वो और उनको इनकरेज करेंगे। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम एक
अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं। और चीज में जो मैंने खुद ने भी की है वो मैं शेयर करना चाहूंगा कि मैंने ना काफी सारे इवेंट्स में काम किया है जहाँ पे लोग आते हैं सेलिब्रेशन करने के लिए, चाहे फिर वो किसी का बर्थडे हो, किसी की शादी हो या कुछ भी, और उसमें मैं एज एन आर्टिस्ट परफॉर्मेंस देता हूँ। माध्यम से भी मैंने एक छोटा सा एक ट्राई किया है कि लोगों तक आर्ट पहुंचे। अप्रिशिएट करना चाहूंगा जयेश तुम्हें, हाँ क्योंकि मैंने देखा है कि हाँ जयेश सिर्फ एक चित्रकार ही नहीं है, बल्कि वो उसकी चित्रकला को और कितने अलग अलग मीडियम में यूज हाँ कर सकता है, वो बहुत कोशिश करता है। और सिर्फ उतना ही नहीं, हम लोग क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं और हमारे घर में रखते हैं। So, ऐसा इट इज नॉट नेसेसरी कि हम लोगों को हमेशा वो दिखाने के लिए आर्ट गैलरी ही मिले। तो सही। आपको ढूंढना है कि वो कला आप किस तरीके से लोगों के सामने लेके जा सकते हैं। तो हाँ जयेश का मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि उसने जैसे अभी सैंड आर्ट हो गई, हाँ और भी अलग हाँ अलग एक्सपेरिमेंट ग्लिटर किए थे, पेंटिंग। और उन्होंने वेडिंग्स में वो हाँ इस्तेमाल करना शुरू किया है। हाँ तो तो वो लोगों को इतना अच्छा लग रहा है और लोगों के सामने जा रहा है, और वो एक कल्चर बन रहा है। क्रिएट हो रहा है, यस यस। रंगोली हो गई, ये हाँ सब हो गया। तो ये बहुत अच्छा है तुम्हारा हाँ एक अवेयरनेस क्रिएट करने का। थैंक इट्स अ यू सर। कमर्शियल वर्क आल्सो एज वेल एज इट इज क्रिएटिंग अवेयरनेस। यस यस ये क्यों। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है तुम्हारा जय। थैंक यू सर। अगला सवाल हम की ओर हम बढ़ते हैं। आर्ट सोसाइटी की ईयरली एक्टिविटीज बताइए सर। आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में हम पूरे वर्ष में कुछ एक्टिविटीज करते हैं। जैसे मॉनसून में तो कुछ एक्टिविटीज करना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी हमारा स्टूडियो है। स्टूडियो में लाइव मॉडल अरेंज करते हैं या लाइव स्टिल लाइफ अरेंज करते हैं, जो वीकली 3 दिन, हफ्ते में से 3 दिन हम लोग वो सिटिंग्स अरेंज करते हैं। तो जो भी मेंबर्स हैं द आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के, वो उसका लाभ ले सकते हैं। सो मेंबर होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आप मेंबरशिप भी 2 प्रकार की होती है। इसमें एक होती है वार्षिक मेंबरशिप और एक होती है लाइव मेंबरशिप। तो दोनों में से आप कोई भी मेंबरशिप ले सकते हैं अगर आपको एक्टिविटीज ज्वाइन करना है तो। लाइव स्केचिंग होती है हफ्ते में 3 दिन। संडेज के दिन न्यूड मॉडल हम लोग अरेंज करते हैं ताकि आप एनाटॉमी का स्टडी पूरी अच्छी तरीके से कर पाए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो बहुत कम जगह पे मिलती है, क्योंकि न्यूड मॉडल मिलना भी बहुत मुश्किल है। अवेलेबल नहीं होता है। मुंबई में ही बहुत गिने चुने न्यूड मॉडल्स हैं हाँ जो अवेलेबल हैं स्टडी के लिए। उसके साथ साथ हमारे 2 वार्षिक स्टडी टूर्स होती हैं। एक शॉर्ट स्टडी टूर होती है और एक लॉन्ग स्टडी टूर होती है। तो जो शॉर्ट स्टडी टूर होती है वो जैसे अभी हमारी शाखा आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये पूरी भारत की संस्था है, बट इसका सेंटर मुंबई में होने की वजह से जो शॉर्ट टूर होती है वो हम लोग यूजुअली पास में हो, मतलब महाराष्ट्र के अंदर ही हो, ऐसा हम प्रयत्न करते हैं ताकि हमारा आने जाने में टाइम व्यस्त ना हो। तो एक शॉर्ट टूर होती है जो हम लोग 4 या 5 दिन की होती है। महाराष्ट्र के अंदर जो भी अच्छा स्पॉट है वो सिलेक्ट करके उसकी अरेंजमेंट हम करते हैं, जिसमें आप आके लाइव आपको जो भी स्टडी करना है, नॉट ओनली लैंडस्केप बट यू कैन प्रैक्टिस एनीथिंग। और एक लॉन्ग टूर होती है जो महाराष्ट्र के बाहर होती है। राजस्थान हो गया, बनारस हो गया, साउथ में केरला हो गया, मतलब बहुत अलग अलग जगह पे हम लोग, बहुत सुंदर जगह है जहाँ पे एक कलाकार के लिए बहुत अच्छे स्पॉट्स मिल सके, ऐसी जगह पे हम लोग इस स्टडी टूर का अरेंजमेंट करते हैं, जिसमें काफ़ी लोग आते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स भी होते हैं और प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी होते हैं, सीनियर आर्टिस्ट भी होते हैं। तो इस टूर में हम लोग ये टूर होती है लगभग 8-10 दिनों की। तो दिन भर हम लोग काम करते हैं और शाम को हमारा एक रिव्यू भी होता है, जिसमें एक सीनियर आर्टिस्ट या 2 सीनियर आर्टिस्ट रोज के काम का हम लोग रिव्यू करते हैं और हमें उसके बारे में मार्गदर्शन भी मिलता है। उसके बाद हमारा सबसे बड़ा इवेंट जो होता है वो होता है एनुअल एग्जीबिशन, जो हर साल हम लोग नेशनल लेवल का आर्ट एग्जीबिशन होता है जो जहांगीर आर्ट गैलरी में होता है। बट पिछले साल से मतलब 103 साल के 100 साल के इतिहास में ये पहली बार ऐसे हुआ है कि हमें ये एग्जीबिशन इस बार ऑनलाइन करना पड़ा, क्योंकि कोरोना की वजह से गैलरीज भी बंद हैं और लोगों का बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल है। ये सबसे बड़ा एग्जीबिशन होता है और कंपटीशन होती है। इस कंपटीशन में बहुत सारे
अवार्ड्स होते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, कैश अवार्ड्स होते हैं, और इसमें पूरे भारत से अलग अलग कलाकृतियाँ आती हैं और उसका सिलेक्शन बहुत बारीकी से किया जाता है। उसके बाद हमारा फाउंडर्स डे का एक कार्यक्रम होता है जो लगभग 3-4 दिन का होता है, जो अभी इस महीने में होना चाहिए था। सो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि पूरे वर्ष में हमारे मेंबर्स लोगों ने जो भी प्रैक्टिस वर्क किया है, मतलब जो भी हम स्टडी टूर लेते हैं या स्टूडियो में जो पेंटिंग करते हैं, उसमें से जो काम होता है उसका हम लोग सिलेक्शन करके फाउंडर्स डे के उपलक्ष्य में हम लोग उसका एक एग्जीबिशन करते हैं। और उसी एग्जीबिशन के दौरान रोज हम लोग डेमोन्स्ट्रेशंस, स्लाइड शो, टॉक्स, डिस्कशन, कल्चरल प्रोग्राम, ऐसे काफ़ी अलग अलग एक्टिविटीज़ उस फाउंडर्स डे के दरमियान हम लोग करते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे, अगर हमें कुछ स्पॉन्सरशिप मिलती है तो फिर हम लोग नेशनल आर्ट कैंप भी करते हैं। जैसे 2-3 साल पहले हमने आर्ट कैंप ऑर्गेनाइज किया था, ललित कला से हमें स्पॉन्सरशिप मिली थी, जिसमें ऐसे कलाकार जो शहर से बाहर हैं उनके लिए उनको हमने इनवाइट किया था, उनका सिलेक्शन किया था। तो सातारा, सांगली या गांव या देहात में के जो कलाकार हैं जिनको हमने ये अपॉर्चुनिटी दी थी और उन्होंने इस नेशनल कैंप में काम किया था। उसके साथ साथ अभी पिछले साल पेंडेमिक की वजह से हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर नहीं पाए, तो इस वक्त हमने क्या किया कि पेंडेमिक की वजह से काफ़ी कलाकारों की जो का जो काम था या जो भी कमर्शियल वर्क्स थे या जो भी उनकी इनकम थी वो बंद हो गई इन कामों की वजह से। तो कलाकारों को सपोर्ट करने के लिए हमने आर्टिस्ट रिलीफ फंड नाम की एक योजना बनाई, जिसमें हमने अभी इसमें हमने कहीं पे भी किसी भी सरकार से या किसी से भी मदद नहीं मांगी। तो इसमें कम्प्लीटली हमने डोनेशन कलेक्ट किया सिर्फ कलाकारों से ही, कलाकारों के लिए कलाकारों से ही हमने ये जो निधि है संकलन किया। लगभग हम लोगों ने कुल मिलाकर 13 लाख के आसपास निधि हमने जमा की। और ऐसे कलाकार जिन कलाकारों की आर्थिक हालत बहुत खराब है, जो फैमिली में अकेले कमा रहे हैं सिर्फ उनके कला के द्वारा, ऐसे कलाकारों से हमने एप्लीकेशंस मंगवाए। एप्लीकेशन मंगवाने के बाद उनका हमने काम देखा, उनसे बात की और ये निश्चित किया कि सचमुच में वो कलाकार को उस निधि की आवश्यकता है या नहीं। जरूरत ऐसे है कि कलाकारों नहीं। का ही सिलेक्शन करके हमने उन ग्रेट। लोगों को वो मदद पहुंचाई। अभी वो कौन कौन कलाकार थे, इन सारे कलाकारों की लिस्ट हमारे पास है, बट हम वो नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि क्या होता राइट। है राइट। शायद किसी को अच्छा कॉन्फिडेंशियल। लगे, बुरा लगे, तो इसलिए हम लोग सही है, वो नहीं सही। कर रहे हैं। उसके साथ साथ अभी आप बोल रहे थे ना कि हम्म। एक कलाकार की का उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए, की जवाबदारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। होनी चाहिए, हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो जब हमने ये योजना रखी तो हमने इन कलाकारों को, हर एक कलाकार को हमने 15,000 रुपए की आर्थिक मदद की, अच्छा। जो 5,000 5,000 5,000 ऐसे 3 महीने में हमने इंस्टॉलमेंट में उन कलाकारों को सपोर्ट किया। और उसमें हमने एक ये नहीं कहूँगा कि रूल रखा, बट एक विनती रखी कि आपको ये निधि वापस करना है। बट कब वापस करना है, आपको ये आर्थिक मदद मिलने के 3 साल के अंदर आप कभी भी ये निधि वापस कर वापस कर सकते। सकते हैं। ग्रेट। सो दिस इज नॉट अ लोन, क्योंकि बहुत लोगों ने पूछा कि अरे आप लोन दे रहे हो। नहीं, ये लोन नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको कोई मदद कर रहा है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने भी आगे जो कलाकारों को मदद मिलने वाली है फिर उनको निधि उनके लिए कौन देगा। हेल्प। सही है, सही है। तो उनके प्रति भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी उन्हें मदद करें। अगर हमें कोई हेल्प कर रहा है तो हमें भी किसी और को हेल्प करना चाहिए। तो यस। ये एक हमने जानबूझ के रखा ताकि क्योंकि क्या होता है कि ऐसा ना हो कि हमने मदद कर दी, चलो हमें मदद मिल गई, बस हमारा काम हो गया। नहीं, सही। लोगों में वो एक संस्कार आने के लिए हमने ये एक बात रखी ताकि आपको भी आपको भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में यस। फील हो। ग्रेट, ग्रेट। सो बहुत
बहुत ही अच्छा तरीके से आपने इसके बारे में बताया सर। और ये जो एक्टिविटी जो आप बोल रहे हैं, ये मैंने खुद से देखी है फेसबुक के ऊपर कि आप किस तरीके से पेंटिंग डोनेट कर रहे थे आर्टिस्ट, और वो सेल हो रहा था, तो उसके बारे में भी मतलब फेसबुक पे हम देखते थे। लेकिन वो मतलब उसके पीछे की जो एक्टिविटी चल रही थी वो असल में आज लोगों को पता चलेगी कि वो आर्टिस्ट लोगों तक कैसे वो निधि पहुंचा है, कैसे वो डोनेशन लोगों तक पहुंचा है, और हर महीने 5,000 आप लोगों ने डोनेट किया है, इसके बारे में भी अभी पता चला होगा, मुझे ऐसा लगता है। और 13 लाख रुपए जो आपने कहा कि एक डोनेशन जमा हुआ था, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी एक अमाउंट है, जिसमें काफी सारे आर्टिस्ट लोगों को सच में हेल्प हुआ होगा। लगता है इस बात के लिए अभी आप एक लाइक तो जरूर कर सकते हैं वीडियो को, और जहाँ पे उस वहीं पे से आप एक तालियां भी बजा सकते हैं इस आर्ट सोसाइटी वही आर्ट के ऑफ लिए। इंडिया की कमेटी के लिए, टीम के लिए, क्योंकि इट्स यस इट्स यस, टीम वर्क। पूरे काफी टीम। लोगों ने इसमें सहभाग किया है। सारे हाँ। डोनर्स लोगों का इसमें बहुत सहभाग है। यस और यस इसमें बहुत मेहनत की है, बहुत प्लानिंग किया है, मीटिंग यस। पे मीटिंग। और लॉकडाउन की वजह से हम लोग ऑफिस में भी नहीं जा सकते थे, मिल भी नहीं सकते थे। अगर निधि किसी को देना है तो चेक पे साइन भी करना है, हाँ हाँ। तो हर एक चेक पे 3 लोगों की साइन लगती है, और तीनों लोग अलग अलग दूर जगह दूर पे जगह पे होते हैं। रहते हैं। हाँ इसके लिए भी बहुत हमें कष्ट, मतलब परेशानियां हुई है, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। बट हाँ। बस इतना ही बताना चाहूंगा कि इसमें बहुत श्रम है सभी लोगों के। यस और मुझे लगता है यस। कि अ, संस्था अगर ऐसे काम कर रही है, तो आप सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप भी संस्था के प्रति जो भी आप सपोर्ट कर सकते हैं प्लीज करें। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपको सच में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा द आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को, जहाँ जो भी इसे वीडियो को देखेगा, मुझे लगता है एटलीस्ट वो मेंबर तो जरूर बनेगा, कि और वो भी एक कंट्रीब्यूशन रहेगा। एक छोटा सा स्टेप अपनी तरफ से आप मेंबर बन जाइए, आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। एक अगला सवाल की ओर हम बढ़, सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है ना? आपने भी बताया कि अभी इस साल का द आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का एग्जीबिशन हमें ऑनलाइन करना पड़ा, तो क्या लगता है कि आगे जाके ये जो बदलाव हुआ है, क्या मतलब ये ऐसा ही रहेगा, या ये मतलब ओरिजिनल एग्जीबिशन जैसे पहले होते थे उसे वो रिप्लेस करेगा, या क्या लगता है ये जो भी हम ऑनलाइन ये जो चीजें चल रही है, वर्कशॉप हो या एग्जीबिशन हो या एक्टिविटीज हो, क्या ये इसका ये बढ़ेगा, या फिर ये पेंडेमिक के साथ भी चला जाएगा? क्या लगता है आपको इसके बारे में, जरा बताइए आप। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये रियल जो हम लोग शोज करते हैं या जो रियल इवेंट करते हैं, फिजिकल इवेंट, उसको रिप्लेस तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इट इज एज गुड एज when you watch a movie on a mobile and you watch a play और यू जो वॉच कॉन्सर्ट, लाइव कॉन्सर्ट। लाइव कोई कॉन्सर्ट, भी यस म्यूजिक आप मोबाइल में जब सुनते हैं और जब लाइव कॉन्सर्ट में जब आप सुनते हैं, तो उसका यस। बहुत फर्क होता है। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि ये डिजिटल मीडिया उसको क्या कहते हैं, रिप्लेस करे। और वो होगा भी नहीं, क्योंकि मनुष्य एक ऐसी चीज है कि वो हमेशा फीलिंग्स पे ज्यादा इम्प्रेस होता है। तो जब तक आप, जैसे कहते हैं ना, आप जब हम रियल में एक दूसरे को देखते हैं, रियल में आप जब एक दूसरे को हक करते हैं या टच करते हैं, उसका जो फील है, और जैसे हम जूम पे बात कर रहे हैं, उसमें एक लिमिटेशन है। उसमें वो क्या कहते हैं, वो क्लोजनेस या वो उस एक रियल फील जो है इंटरेक्शन का, वो नहीं। तो कोई भी पेंटिंग जब हम एक आर्ट गैलरी में वॉल के ऊपर जिस स्केल में देखते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो स्केल कितना बड़ा है, सही तो है। पेंटिंग का साइज और साइज। आप दोनों का जो स्केलिंग प्रोपोर्शन है, उस पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितना इम्पैक्ट कर रहा है। यस अगर वो बहुत बड़ी पेंटिंग है और आप उसके सामने जब खड़े होते हो रियल में, तब आपको पता चलता है कि वो कितना विशाल है या वो यस। कितना छोटा है। लेकिन वही बड़ी पेंटिंग अगर आप छोटी स्क्रीन पे देखेंगे, तो शायद आपको वो यस, कंपैरिजन या जो जो फील है वो नहीं आएगा। तो ऐसे इम्पैक्ट बहुत नहीं छोटे मिलेगा। छोटे चीजें। यस। यस यस यस, एब्सोल्युटली। तो मुझे नहीं लगता कि वो रिप्लेस करेगा। हाँ, बट अभी क्या है, फॉर टाइमिंग इट्स अ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट आ चुका है वो। लॉकडाउन में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं,
नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट कुछ तो करना है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम लोग एटलीस्ट हमारा जो काम है वो शुरू रखें। यस, यस। तो अगला सवाल इसी के साथ है सर, कि ये कोरोना या कोविड की वजह से जो एक बदलाव आ चुका है, तो इसके ऊपर इसकी वजह से आर्ट मार्केट के ऊपर या आर्ट के ऊपर क्या बड़ा इम्पैक्ट हुआ है? एक्चुअली मुझे लगता है कि ये जो हम्म। कोरोना का पैंडेमिक पीरियड है, ये सिर्फ कला क्षेत्र में नहीं, सारे हाँ, क्षेत्रों हर में क्षेत्र में ही हुआ है वो। एक हुआ है। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बदलाव हुआ है, क्योंकि एक जो दौड़ थी, एक हाँ, हाँ, उसको एक कहीं तो ब्रेक कहते हैं ना लगा हम है। लोग, ब्रेक लगा है। तो वो ब्रेक लगने की वजह से हर कोई उसके बारे में सोचने लगा है। तो इसकी पॉजिटिव चीजें भी हैं, निगेटिव चीजें भी, फायदे भी यस, हैं, यस। नुकसान भी है। नुकसान तो आर्थिक नुकसान है, बट मुझे लगता है कि अम, हमें विचार करने के लिए बहुत टाइम मिला कि आपने रियल में क्या करना चाहिए। यस। जैसे अ, बहुत सारे फ्रीलांस काम बंद हो गए, जो जो एजेंसी से काम आते थे या जो कुछ कमीशन वर्क आते थे वो बहुत कम हो गए हैं। बट उसके साथ साथ प्लस एग्जीबिशंस भी बंद हो गए हैं, मतलब हम लोग गैलरी में एग्जीबिशन नहीं कर सकते हैं, तो अभी वो ऑनलाइन एग्जीबिशन होने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा सा एक और अच्छी बात ये लग रही है कि जिस तरीके से आर्ट मार्केट में पेंटिंग्स बिक रही थी जिन कीमतों में, अभी वो कीमतें कम होने लगी। मुझे सो लगता है कि इसकी वजह से थोड़ा ये अच्छी बात अफोर्डेबल है, हुआ। अफोर्डेबल हुआ अफोर्डेबल होगा हुआ, लोग। यस। अफोर्डेबल हुआ है। अम, मैं ये नहीं कहूँगा अफोर्डेबल है, मैं ये कहूँगा कि सही दाम में अभी पेंटिंग्स आ हाँ, रही हैं। सही दाम में आ रही है, सही है, सही है, ये बहुत अच्छे तरीके से आपने इसे ये रखा बहुत है। अच्छा बदलाव है, हम्म। क्योंकि लोगों के लोगों को ऐसा लगता है कि कोई पेंटिंग बहुत महंगी है इसका मतलब वो पेंटिंग बहुत अच्छी है। ऐसे हम्म। नहीं है। किसी भी पेंटिंग की कीमत आप पैसों में नहीं जज कर सकते, वो डिपेंड होता है कि आपको वो पेंटिंग कैसे लग रही है। बट एक चीज़ अच्छी है कि नाउ यू एनीवन कैन अफोर्ड द पेंटिंग्स, और मुझे लगता है कि कहीं कहीं पे एक ऐसा समय आना चाहिए कि सारे पेंटिंग्स के जो रेट्स हैं वो थोड़े अफोर्डेबल हो, ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा कला पहुंचे। यस, यस, क्योंकि अभी यस। तक लोगों के दिमाग में वही है कि पेंटिंग्स तो लाखों में ही होती है। हाँ ना। क्योंकि पिछले साल भी मैंने एक शो क्यूरेट किया था, जैसे मैंने बोला कि हाँ। हमारे कलाकार मित्रों को एक आर्थिक निधि जमा करने के लिए मैंने वो चैरिटी शो किया था, और जिसमें सारे पेंटिंग्स अभी इसमें क्या कहते हैं, जूनियर कलाकार से लेके प्रोफेशनल आर्टिस्ट से लेके लेजेंडरी आर्टिस्ट तक सारे कलाकारों ने पेंटिंग्स दी। जिनकी पेंटिंग्स लाखों में बिकती थी, जिनकी पेंटिंग 100 रुपए में बिकती थी, उन सारे कलाकारों की कीमत हमने सिर्फ 5,000 रुपए रखी थी। और ये ऑनलाइन शो हमने किया था फॉर चैरिटी, और पूरी की पूरी पेंटिंग सेल हुई। ग्रेट, सारी की ग्रेट, सारी ग्रेट। 100% पेंटिंग का सेल हुआ, क्योंकि एक वो अफोर्डेबल भी था, और उसमें कोई भेदभाव क्या नहीं कहते हैं, था। हायरार्की नहीं थी उसमें। यस, यस। कोई भी हायरार्की नहीं थी, सब मिलके सब लोगों ने किया। किसी ने ये नहीं सोचा कि यार मैं इतना बड़ा कलाकार हूँ तो मेरी 5,000 में क्यों बेचेंगे। हाँ, हाँ, कुछ लोग तो ऐसे थे कि अरे यार मेरे तो पेंटिंग की इतनी कीमत नहीं है 5,000, हाँ, 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 तो इतना क्यों क्यों दे रहे हो। तो ऐसे हाँ। दोनों उदाहरण उसमें थे। तो ये एक बदलाव है। और ऑनलाइन की वजह से अभी हम लोग देख रहे हैं कि विचारों का आदान प्रदान भी बहुत हो रहा है। जैसे आज भी हम लोग बैठे हैं, तो हम्म। मुझे नहीं लगा था कि लॉकडाउन के पहले मुझे नहीं लगता था कि हम लोगों को इंटरेस्ट होता था कि हम लोग ऐसे इंटरेक्शन करे। इंटरेक्शन करेंगे या कोई वीडियो घंटे तक या आधे हाँ, घंटे तक चलेगा। देखेंगे। बट अभी ये एक अच्छा माध्यम हो गया है। यस, यस। सो घर बैठे कन्वीनियंटली हाँ। आप इवेंट्स कर सकते हैं। यस। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सो ऐसे और भी छोटे मोटे एडवांटेजेस हैं इसके। यस, और यस। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द ये टाइम निकल जाना चाहिए, ताकि हम हाँ। प्रत्यक्ष में मिलने का जो आनंद होता है वो काफी अलग वो ही होता अलग है। होता है। कलाकार मित्रों से जब ये। हम डायरेक्टली मिलते हैं, शेयर करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो वो एक अलग ही अनुभव होता है। हम्म। सो भगवान से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द
हम लोग लाइव यस यस। मिलें। मुझे लगता है कि आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहा है मेरे लिए भी, और जिन्होंने इसे देखा होगा पूरा यहाँ तक, मुझे लगता है कि उन्हें काफी बातें सीखने को मिली होंगी इस वीडियो के थ्रू, और काफी सारी नई चीजों के बारे में भी पता चला होगा, द आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बारे में, आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। और जिन्होंने इसे नोट डाउन करना मिस हो गया होगा, तो मुझे लगता है ये वीडियो फिर एक बार पूरा देखिए, जिससे आप काफी सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं और उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, क्योंकि एक्शन लेना बहुत जरूरी है। वीडियो से आपको क्या क्या नई बातें समझ में आई, ये कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिए, और ये भी बताना कि आपको ये एक्टिविटी कैसे लग रही है। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि लोगों में एक आर्ट का अवेयरनेस क्रिएट हो, क्योंकि ये सब एक्टिविटी का मेन मोटो वही है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो। और सर ने जो टाइम दिया और जो बातें डिस्कस की, उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके, तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके से कुछ अच्छा टॉपिक लेके। तब तक के लिए बाय बाय।